गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है। बाद में कोई भी निगेटिव कमेंट आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको मंजूर हो, अच्छा लगे तो वीडियो देखिए, वरना मत देखिएगा, ठीक है। मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है इसमें कमेंट करने लगते हैं कि आप किसी का डीपी लगा रहे हो ऐसे वैसे। तो भाई, किसी का थंबनेल मैं कॉपी नहीं किया हूँ, ठीक है। और जहाँ तक की बात रहे मनीष सर की, तो मैं मनीष सर का स्टूडेंट हूँ और वो जो भी पढ़ाए हुए हैं मैं उनका नोट्स बनाया हुआ हूँ, और उसी से मैं आज की जो क्लास है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को करना होगा क्लास तो कीजिए, वरना आप जा सकते हो। बाद में निगेटिव कमेंट करने से अच्छा मैं ये पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यू जो कुछ गाली गलौज करते हैं, इस प्रकार के बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे भाइयों को सिर्फ ज्ञान लेना होता है, चाहे वो कोई भी दे, छोटे यूट्यूबर दे या बड़े दे, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे पहले अगर आप विजिट कर रहे हो, पहली बार अगर ये वीडियो हमारा देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अभी इस चैनल पे जो है आज के हिसाब से, जैसे आज ये क्लास होने वाली है विश्व भूगोल का, ऐसे ही कंटिन्यू इस पे होने वाला है जब तक ले विश्व जियोग्राफी जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी पूरी तरह से, इस पे क्लास होती रहेगी, ठीक है। बाकी ये जितने भी नोट्स हैं वो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये मनीष सर के हैं जो 71 बीपीएससी के लिए जो नवोदय बैच आया था, उसी का ये नोट्स है, ठीक है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो तो विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अक्षांश और देशांतर में कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे, तो इसमें हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मैं वो सभी के सभी जो है आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ में बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम, बीपीएससी तक के जितने भी एग्जाम हैं वो सभी के लिए आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाता है अक्षांश एवं देशांतर, दूसरा है स्थानीय समय, स्थानीय समय के बारे में देखेंगे, तीसरा देखेंगे मानक समय के बारे में, और लास्ट जो हमारा हो जाता है विश्व समय क्षेत्र की, कितने समय क्षेत्रों में विश्व को बांटा गया है, ठीक है, और किस तरह से बांटा गया है, ये सभी देखेंगे। तो चलिए पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला अक्षांश एवं देशांतर। पहला क्या है, तो पहला अक्षांश एवं देशांतर टॉपिक है, और इसमें जो है सभी के सभी पॉइंट लिखने ही वाले हैं, क्योंकि मैं नोट्स बनाया हूँ तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है जो नहीं लिखने लायक है, सब लिखने ही वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ से देखेंगे कि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अक्षांश और देशांतर का महत्व क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण जो है ना, उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अक्षांश और देशांतर का निर्धारण यानी मापन कोणीय रूप में किया जाता है। मतलब अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कैसे होता है, तो यह कोणीय रूप में होता है, ठीक है, कोणीय रूप में होता है। तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के रूप में जानते हैं, ठीक है, या जाना जाता है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और इसी के संदर्भ में जो दो प्राकृतिक बिंदु भी देखने को मिलते हैं जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अक्षांशों को कैसे मापा है, तो अक्षांशों को 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 डिग्री जो है ना ध्रुव के मध्य बांटा गया है। मतलब अक्षांश को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच मापा गया है। ये मैं आपको आगे थोड़ी और टॉपिक को, इस पॉइंट को जो है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप देखिएगा कि अक्षांशों को 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव तक बांटा गया है, ठीक है। जबकि देशांतरों को 0 डिग्री प्रधान यामी-उत्तर रेखा, 0 डिग्री को प्रधान यामी, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को यहाँ पे जो है प्रधान यामी-उत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजित किया गया है।
तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो अक्षांश को कैसे बांटा गया है, तो विषुवत रेखा से लेके ध्रुवों के बीच में बांटा गया है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बांटा गया है, ठीक है, अक्षांश के। इसी के साथ जो है देशांतर की बात कर ले तो देशांतर को 0 डिग्री यानी प्रधान यानी उत्तर रेखा से लेकर 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो है हर एक पेज में आपको ये अक्षांश और देशांतर देखने को मिल जाएगा। दोनों ध्रुवों के एक काल्पनिक रेखा जोड़ती है जिसको पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। अक्ष को यहाँ से लिख सकते हैं, परिभाषा में भी अगर आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछे शॉर्ट फॉर्म में कि अक्ष किसे कहते हैं तो 2 काल्पनिक जो बिंदु संदर्भ में आते हैं और ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं कि 2 अक्षांश तथा 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड कैसा होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है और ये भी अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है और यहाँ पे ये एक देशांतर रेखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में जो भाग होगा मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो भाग होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग ग्रिड कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ गए ये पॉइंट आप लोग समझ गए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैंने बता दिया, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, नोट्स में आ जाता है बीच में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हो गया, हमने देख लिया कि दो अक्षांशों तथा 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहते हैं, तो मध्य अवस्थित भाग को हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है। तो जैसा कि मैंने अभी ग्राफ बनाया था तो आपने देखा ही, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या करते थे, एक दूसरे को समकोण पे काटती है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार भूभाग है, आपको पता ही होगा, ये पॉइंट तो बहुत ही साधारण सा पॉइंट है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार भूभाग है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे देशांतर यहाँ पे दिया गया है, तो देशांतर के आधार पर जैसे ये पूरा जो है ये गोल, ये क्या है आपका, ये अर्थ को मान लिया गया है कि ये अर्थ है, अगर मान लेते हैं तो देशांतर रेखा जो है ना वो पृथ्वी के क्या होता है, उत्तर से दक्षिण रेखा में ये खींचा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप देखना चाहें तो उत्तर ध्रुव को मिलाती है, इसे देशांतर रेखा भी आप कह सकते हैं। तो देशांतर के आधार पर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में बांटा गया है और अक्षांश के आधार पे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। और बीचों बीच से यहाँ पे देखेंगे तो ये विषुवत रेखा जाता है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट है कि इरेथोस्नीज यह प्रथम व्यक्ति थे जिसने मानचित्र पर स्थानों को दर्शाने का प्रयास किया था। यानी मानचित्र पर स्थानों को दर्शाने का प्रथम प्रयास कौन किया था, तो इरेथोस्नीज ने किया था, ठीक है। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, यानी अगर भूगोल का पिता यानी जनक बोला जाए तो आप किसका नाम लेंगे, तो इरेथोस्नीज का नाम लेंगे, ठीक है। अब भारत के मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो इसे आप लोगों को देख लेना है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कैसा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और इसी के साथ जो है 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 2 पेज यहाँ पे कर लिए हैं, और टोटल में आपको यहाँ पे एक और जानकारी बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरा पेज है, और टोटल जो 14 पेज है इसमें, तो आज हम 7 पेज देखेंगे और 7 पेज कल देखेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में इस क्लास को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 7 पेज आज देखेंगे और 7 पेज कल देखेंगे। अब यहाँ से पॉइंट आ जाता है पर्सनली तौर पर अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश के बारे में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे और डिटेल में कि अक्षांश विषुवत या भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी दर्शाता है। अक्षांश क्या करता है, तो अक्षांश जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से कैसा दूरी दर्शाता है, तो कोणीय दूरी दर्शाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब यहाँ से कि यह काल्पनिक कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है ऐसा माना गया है। यानी ये कोण कहाँ बनता है, तो यह कोण जो है वो पृथ्वी के केंद्र पर बनता है ऐसा माना गया है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अक्षांश विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापे जाते हैं। अक्षांश
अक्षांश कैसे मापा जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इस बारे में कि विषुवत रेखा से ध्रुव तक मापा जाता है, तो यह उत्तर में भी और दक्षिण में भी मापा जाता है। ठीक है, यानी अक्षांश विषुवत रेखा के दोनों ओर यानी उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापे जाते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, लेकिन 181 में से 179 रेखाएं जो है ना वो वृत्त बिंदु है। ठीक है, और अतः 2 अक्षांशीय रेखाएं, अतः मतलब कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो कुल अक्षांशीय रेखाएं जो है वो 179 है। अब यहाँ पर बोलिए कि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, तो 179 कैसे हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी पीछे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका तो विषुवत रेखा हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ पे जाने के बाद शून्य हो जाता है रेखा है, और यहाँ पे भी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु को यहाँ पे छोड़ के जोड़ा गया है। ठीक है, ये आप पॉइंट आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग देखते हैं इससे आगे की सभी अक्षांश में विषुवत वृत्त वृद्धतम यानी सबसे बड़ा, जबकि अन्य अक्षांश वृत्तों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है, और बीचों बीच जो होता है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे वृहत्तम कौन होता है, तो विषुवत रेखा जो होता है वो वृहत्तम होता है, और अन्य अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई जो है ना वो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर यह घटती जाती है। आप किसी भी घटना चक्र को बना सकते हैं ये करने के बाद, ये क्लास करने के बाद आप। ठीक है, 7वां पॉइंट है कि 1 डिग्री अक्षांश मानचित्र पर 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री अक्षांश जैसे होता है ना 1 से 2 डिग्री, ऐसे ही करते करते 90 डिग्री तक है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री तक के बीच में अगर मैप में कुछ दिखाया गया है तो समझिए 1 से 2 डिग्री के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो वो 111 किलोमीटर है। ठीक है, और यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, जाने पर समान होती है। ठीक है, ये समान होती है क्यों, क्योंकि पता होगा आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ में बनाता हूँ, छोटा सा प्रयास करता हूँ। जैसे ये हो गया आपका पृथ्वी, और यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, भले ही इस रेखा की जो लंबाई है वो छोटी होते जा रही है, मतलब कौन सा लंबाई, तो यहाँ पे जो ये वाला लंबाई है यहाँ से, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इस तरफ वाला लंबाई जो है वो छोटा होता है, लेकिन इस दोनों के बीच के ये जो दूरी है ये आपका बराबर है सब में, तो इसे बोला जाता है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो यह ध्रुव की तरफ भी जाएगा तो क्या रहेगा, तो यह समान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 1 डिग्री से 2 डिग्री दिया हुआ है, इसके बीच में भी 111 किलोमीटर होगा, और 10 से 11 डिग्री के बीच में भी क्या होगा, तो 111 किलोमीटर होगा। ठीक है, उसी के साथ है कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षांश रेखा कैसी होती है, तो एक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है तथा वे पूर्व पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। अक्षांश रेखा कैसा होता है, तो अक्षांश रेखा देखिए समानांतर कैसे होता है, जैसे ये विषुवत रेखा हो गया मान लीजिए, और ये कर्क रेखा मान लीजिए, तो इन दोनों के ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों रेखा जो है वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। और इधर में कौन सा आता है, तो इधर में ईस्ट आता है यानी पूर्व आता है, और इधर में क्या आता है, तो इधर में वेस्ट आता है यानी पश्चिम आता है। इस पॉइंट को भी हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये क्या करता है, तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे इस ग्राफ को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी ग्राफ से लगभग में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, और आगे जितने भी आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र चाहे जो भी पढ़ेंगे वो सभी के लिए आपको ये वाला ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले इस ग्राफ को समझना है आप लोगों को। क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री यानी कौन सा, तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में आप देखिए तो ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में देखे तो मकर रेखा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखेंगे तो आपको कर्क रेखा ऊपर में दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मकर रेखा दिखेगा। फिर 66 डिग्री, यहाँ पे 66 डिग्री उत्तर में आप देखना चाहें तो यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, और नीचे में देखें तो यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, 66 डिग्री में, और 90 डिग्री में यहाँ पे आप देखेंगे एक बिंदु पर, यहाँ पे 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव आ जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी में यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव आ जाता है।
अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ध्रुव किसे कहते हैं या क्या है। तो ध्रुव वे काल्पनिक बिंदु है जिनसे होकर पृथ्वी का भ्रमण अक्ष गुजरता है। ध्रुव से क्या होता है, तो ध्रुव से जो है वो भ्रमण अक्ष गुजरता है, यानी वे काल्पनिक बिंदु जिनसे होकर पृथ्वी का भ्रमण अक्ष गुजरता है। अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो काफी स्लो में चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि कर्क या मकर रेखा क्या है, तो पृथ्वी के आवासीय गति इसके मध्य होती है। कर्क या मकर रेखा के कर्क या मकर रेखा का क्या दिया गया है यहाँ पे पॉइंट की सूर्य की आवासीय गति जो है ना वो कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है, ठीक है। और ये आयन रेखाएं होती है, आयन रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामयोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यानी ये पॉइंट जो है आप अक्षांश, जब अगर आपके अक्षांश के बारे में पूछे तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्या है अक्षांश की परिभाषा, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण यानी दोनों तरफ में एक यामयोत्तर पर, यानी कहीं न कहीं देशांतर को तो कटेगा, एक यामयोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, ठीक है। हो गया ये पॉइंट आपका क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि यह वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाती है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में यह 0 डिग्री से कहाँ तक होती है, तो 90 डिग्री तक पाई जाती है। इस प्रकार 181 अक्षांश होती है। कितने होते हैं, तो 181 अक्षांश होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ और पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है, जैसा कि मैंने अभी ग्राफ से आपको बताया। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो आर्कटिक वृत्त होती है। आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त भी इसे कहा जाता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा पाया जाता है। और इसी प्रकार जो है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहलाती है, मतलब यह दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाती है या अंटार्कटिक वृत्त भी यह कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी है, तो 111 किलोमीटर है। यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने कि प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन कौन से है, तो जैसे भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के बारे में अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं और हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी तथा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसे 0 डिग्री अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कि भूमध्य रेखा पर तापमान सदैव उच्च बना रहता है, ठीक है। इसी कारण वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि वार्षिक एवं दैनिक तापांतर क्या है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में चर्चा करूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तापमान अगर कहीं पे रहेगा, मैं थोड़ी सी डिटेल में बता दूं, थोड़ी सी पॉइंट कि मान लीजिए कहीं पे 20 डिग्री जो है साल का गर्मी का टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया और ठंडी में वहां का टेम्परेचर कितना होगा, तो 18 डिग्री होगा, ठीक है। और तो क्या करना है, दैनिक तापांतर निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपको 2 डिग्री मिलेगा। वही 2 डिग्री जो है वो दैनिक तापांतर होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार, भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यानी भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य की किरण कितनी बार पड़ती है, तो 2 बार वर्ष में पड़ती है। एक वर्ष में 2 बार, कब कब, तो एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार जो है 23 सितंबर को पड़ती है सूर्य की किरणें। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि कांगो नदी क्या है, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये नहीं कि 2 बराबर भागों में काटती है, 2 बार काटती है। जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा है ना, और यहाँ पे मैं एक नदी यहाँ पे बना दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है, तो ये इस प्रकार से ये 2 बार काटती है। जैसे ये एक बार काट दी यहाँ पे, एक बार यहाँ पे काटी
और एक बार यहाँ पे काटी। तो यही है, कांगो नदी जो है ना वो विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, जिसे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि भारत में माही नदी, यहाँ पे है माही नदी दिया गया है, माही नदी इसको 2 बार काटती है। यानी विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटता है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटता है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटता है, तो भारत में जो है वो माही नदी, वही माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यहाँ पे देखेंगे मकर रेखा। मकर रेखा क्या है, तो मकर रेखा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी मकर रेखा कहाँ है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी पर मकर रेखा या वृत्त प्रदर्शित करती है, मतलब यह है स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि लिम्पोपो नदी इसे 2 बार काटती है। यानी यहाँ पे ये पॉइंट सब जो है ना वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के सभी जो पॉइंट है जो नदियाँ काटती है वो पहले से ही हाईलाइट हमने करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार और आप देख लीजिए, जैसे भूमध्य रेखा को कौन सा नदी काटती है, तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार। ठीक है, भारत में जो है कर्क रेखा को माही नदी काटती है, और इसी प्रकार जो है मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार वो काटती है। ठीक है, अब यहाँ पे है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री कहाँ है, तो 66.5 डिग्री उत्तर में है। तो यहाँ पे विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। ग्रेट बियर झील जो है ना उसी से है, वह आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, तिरछी पड़ती है। एक सेकेंड में इसे रिमूव कर देता हूँ। तो आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी। ठीक है, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, अत्यधिक यह क्या है, शीतल जलवायु वाला क्षेत्र, यानी वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, लास्ट जो है वो आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त है, और अंटार्कटिक वृत्त को अंटार्कटिक सर्कल भी बोला जाता है इंग्लिश में। और इसी के बारे में एक पॉइंट सिर्फ है कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी मानव बस्तियां नहीं है, बस शोध केंद्र है कुछ देशों के। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हमने आज की वीडियो में 6 पॉइंट को देख लिया, और हो सके तो अब जो है टोटल जो है वो 8 आपका क्लास रह जाएगा, वो हम कल की वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि अगर हम देशांतर रेखा को पढ़ेंगे तो इसमें जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम कल देशांतर रेखा से देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये सभी के सभी जो नोट्स है वो एडुटेरिया के जो प्रवीण सर के जो संस्थापक है एडुटेरिया के, उन्हीं के कोचिंग संस्थान का ये नोट्स है जो मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो कीजिए, वरना निगेटिव कमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।